जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मैं किशन कौशल स्टडी 95 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपी पैट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रुक्मणी प्रकाशन की दूसरी टेस्ट सीरीज लगाने जा रहे हैं। तो चलिए, आपका स्वागत है। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि अकबर ने अजमेर स्थित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। तो देखिए, अजमेर अकबर जो है वो 1562 को आमेर के राजा भारमील की पुत्री जोधाबाई से विवाह करने के लिए अजमेर आए हुए थे। तो वहाँ से विवाह के बाद वो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए, इसलिए ये डेट है 1562। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी मिथक किस युग से हैं? तो देखिए, भारतीय पाषाण या आप कह सकते हैं पुराण परंपरा में युगों को कई हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से पहला युग था सतयुग और दूसरा हिस्सा था त्रेता युग। ठीक है, तो त्रेता युग जो है वो भगवान राम का युग है और जो द्वापर युग है वो भगवान कृष्ण का युग है। और देखिए, भगवान कृष्ण के काल पे ही महाभारत हुआ और ये जो सारे पात्र हैं द्रोण, कर्ण, भीष्म, अर्जुन, ये सारे महाभारत के पात्र हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा द्वापर युग। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिलाया? तो बहलोल लोदी ने जौनपुर को 1484 में दिल्ली सल्तनत में मिलाया। देखिए, तुगलक काल में मोहम्मद बिन तुगलक एक राजा हुए। मोहम्मद बिन तुगलक का शॉर्ट नेम था जौना खां और इन्हीं की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर की स्थापना की थी, जिसे बाद में लोदी वंश में बहलोल लोदी ने 1484 को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया? देखिए, शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो उनकी राजधानी रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। राजधानी क्या है? रायगढ़। और रायगढ़ में 1674 को उनका राज्य तिलक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के बाद स्टार्ट हुआ। दांडी मार्च स्टार्ट हुई 12 मार्च से 5 अप्रैल तक। ठीक है, 1930 को। और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचने के बाद महात्मा गांधी जी ने नमक को हाथ में लेकर सांकेतिक रूप से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। तो ये डेट है 6 अप्रैल 1930, सॉरी 6 अप्रैल 1930। तो ये हो गया 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? तो इसका आंसर है 1882 अडयार। ये अडयार पड़ता है तमिलनाडु, यानी कि उस समय के मद्रास के एरिया में। ठीक है, देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची दे रखी है, यहाँ पत्र पत्रिकाएं दे रखी हैं और ये आपको यहाँ पे मैच करना है। अल हिलाल, तो देखिए, अल हिलाल जो मैगजीन है ये है अबुल कलाम आज़ाद की। नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू की मैगजीन है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता और लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय की मैगजीन है। तो इसका आंसर हो गया 4321, यानी कि ए इसका आंसर है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे। तो द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक हैं WA फेयर सर्विस। देखिए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने की अलग रणनीति देखिए। ये द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया एक इंग्लिश बुक है, इंग्लिश टर्म की बुक है। और देखिए, बाकी DK चक्रवर्ती, DP अग्रवाल और A घोष सारे हिंदी नेम दे रखे हैं। ठीक है ना, इंडियंस के नेम दे रखे हैं। और WA फेयर सर्विस, ये देखिए, हमेशा रणनीति काम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है और आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप ऐसे आंसर लगा सकते हैं, WA फेयर सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। तो देखिए, इनकी डेट देनी है और इनको कालक्रम के अनुसार आपको सेट कर देना है। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ है वो हुआ 1931 में। ठीक है, ये टाइम है लगभग मार्च का। ठीक, सांप्रदायिक पंचाट साइन हुआ 1932 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। नहीं, वो था पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो है वो 1932 में 31 में कर दी गई थी। ठीक है, द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन है वो स्टार्ट हुआ 1931 में, लेकिन ये स्टार्ट हुआ अगस्त सितंबर के बाद। ठीक है ना, अगस्त सितंबर में। और नेहरू रिपोर्ट ये आई 1928 में। चलिए, अब इसकी सिक्वेंसिंग लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट, यानी कि 4 वाला जो ऑप्शन है वो हम चेक कर लेते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बाद आया गांधी इरविन समझौता जो कि मार्च 31 का है। फिर
उसके बाद हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि 413 ठीक है। तो राइट आंसर इज 4132। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर है। और देखिए, हीराकुंड जो परियोजना है ये भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे लंबी परियोजना है, ठीक है, जो लगभग 4800 मीटर यानी कि लगभग 4 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुद्रेमुख की खानों में उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो देखिए, कुद्रेमुख कहाँ है? ये है कर्नाटक में, ठीक है। और कर्नाटक का जो पोर्ट है वो उसका नाम क्या है? मैंगलोर। तो कर्नाटक से जो भी लौह अयस्क इस खान से निकाला जाता है वो मैंगलोर से पोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची दे रखी है और सुमेलित करना है। लिखा है ये विभिन्न दर्रे दे रखे हैं और ये राज्य दे रखे हैं। देखिए, ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन आएगा तो दर्रों वाला चैप्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनको लर्न कर लीजिए, काफ़ी पर्याप्त हैं अगर ऑप्शन मैच कराने हैं तो। देखिए, माना ये है उत्तराखंड में देखिए MTNL नाम से 4 दर्रे हैं, माना, थांगला, नीति, लिपुलेख। इसमें से मानाला ये दे रखा है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है, ठीक है। जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है और सिप्रा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक हो गया सिपकिला दर्रा जहाँ से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, और दूसरा हो गया बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल का, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4123। तो इसका आंसर हो गया 4123, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर अर्थात जनगणना 2011 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज जनगणना है आपको वो बतानी है। तो देखिए, सीक्वेंसिंग दे रखा है, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु एंड केरला, ये एकदम सीक्वेंस में दे रखा है अधिक से न्यूनतम की ओर। सबसे ज़्यादा भारत में जो शहरीकरण है वो गोवा में है। और एक फैक्ट याद रखिएगा, पूरे भारत में जो शहरीकरण की परसेंटेज है वो है 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग 1.5 लाख से अधिक है। नंबर 2, भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात BSNL का गठन 1997 में हुआ। और नंबर 3, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई का गठन वर्ष 2000 में हुआ। इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? तो देखिए, पहला तो सही है, दूसरा BSNL का गठन जो है ये 2000 में हुआ था, सन 2000 में हुआ था, ठीक है। और जो ट्राई का गठन है ये 1997 में हुआ था। तो ये ना डेट उसने बदल दी है, इसका मतलब 2 और 3 इज अ रॉन्ग, 1 इज राइट, ठीक है। तो आंसर इज 1 इज केवल 1 इज राइट, यानी कि डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। आपको ये 2 फैक्ट भी याद रखने चाहिए कि BSNL का गठन कब हुआ? सन 2000 में, और ट्राई का गठन कब हुआ? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? देखिए, अक्सर आप हर चीज़ में लिखते, अक्सर जब भी कुछ परचेज करते तो आप उसमें लिखा हुआ पाते होंगे, जागो ग्राहक जागो, ठीक है ना। जैसे कि जब हॉलमार्क का कोई ऐड आता है तो टीवी में शो करता है जागो ग्राहक जागो, तो ये उपभोक्ता जागरण के लिए यही नारा है, जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक के बारे में हमको इसमें से बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलो, ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं, ऑफकोर्स आप जहाँ भी पैसे जमा करते हैं वो एक व्यावसायिक बैंक है, ठीक है। देख लीजिए, जमा स्वीकार करने के बदले ग्राहकों से ब्याज वसूलते हैं। जब हम जमा स्वीकार करते हैं तो क्या वो हमसे ब्याज वसूलते हैं? ब्याज हमको देते हैं। जमा पर ग्राहकों को कोई ब्याज नहीं देते हैं। तो देखिए, इसका आंसर क्या हुआ? ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं, ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? देखिए, जब हम भारत में महंगाई का आकलन करते हैं, या NSSO जब भारत में महंगाई का आकलन करती है तो उसके लिए कुछ टर्म यूज़ करती है, जैसे कि थोक मूल्य सूचकांक चालू, और जो ये परचून वाला है वो मूल्य सूचकांक, और कुछ खाद्य वस्तुओं को लेकर मूल्य सूचकांक चलते हैं। तो थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है 2011 और 12, ठीक है ना। तीनों के आपके पास लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। तो देखिए, LPG सिस्टम, ठीक है ना, ये लाया गया 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान इनमें से किसका प्रावधान करता है? नंबर 1, एकल नागरिकता का, दोहरी नागरिकता का, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं, और D, बहुल नागरिकता प्रदान करता है।
तो इसका आंसर होगा एकल नागरिकता। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, जबकि अमेरिका का संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, आपने जब भी कोई अमेरिकन सिंगिंग शो सुने होंगे तो वो पूछते हैं आप कहाँ से आए हुए हैं, तो वो बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को। तो इसका मतलब होता है कि पहले वो सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता रखता है, उसके बाद फिर वो अमेरिकन नागरिक तो है ही। तो देखिए, भारत का जो संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। ओके, एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत जो हमारे देश का है वो है वंदे मातरम। ठीक है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा है। ठीक है ना, राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है। ठीक है, राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, जो कि 1905 में जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी उसमें बंगाल में एकता है, इसकी प्रतीक के रूप में जनगण मन का रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचना की। ठीक है, और जो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा वो है अशोक का सारनाथ स्तंभ। अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ है उसमें सिंह की जो मूर्ति बनी है ऊपर, वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। और जो हमारा राष्ट्रीय एक वचन समझ लीजिए, एक प्रकार का या कथन समझ लीजिए, वो है सत्यमेव जयते। ये नारा नहीं है, ठीक है ना, सत्यमेव जयते। तो इसका आंसर हो गया 2413। 2413 इज द सी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार। देखिए, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारतीय संविधान के जो सभा के जो मेंबर्स थे उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा और वहाँ की जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको अपने संविधान में एकत्रित किया। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में ये चीज़ें किस किस देश के संविधान से ली गई हैं। तो जो भारत के संविधान में मूल अधिकार लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, नीति निर्धारक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर हो गया 2134। ठीक है, 21 एंड 34, 2134। ओके, तो इस राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, इज राइट आंसर। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, दिस इज राइट स्टेटमेंट। एंड आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, ये गलत है भाई। देखिए, भारतीय संविधान में कहीं भी राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है? तो ये असत्य गलत हो जाएगा, बाकी 3 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट, विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है? देखिए, विधेयक से संबंधित 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक आर्टिकल तो अभी है जो है विनियोग विधेयक, आर्टिकल 114। ठीक है, और एक है वित्त विधेयक। ठीक है ना, और जो वित्त विधेयक है वो दिया गया है धन विधेयक, और एक है धन विधेयक। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल है ये है 110 यानी कि 1110। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें से साइंस का क्वेश्चन है ये। साइंस में इसमें कुछ इकाइयाँ दे रखी हैं और ये पूछ रहा है कि किस चीज़ की इकाई हैं। तो जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई है। ठीक है, जब सनलाइट यानी कि सनलाइट सूर्य से भारत की तरफ आ रही, इंडिया पृथ्वी की तरफ आ रही होती है, सॉरी, तो उसको प्रकाश वर्ष में ही हम नापते हैं। ठीक है ना, तो प्रकाश वर्ष यानी कि दूरी की इकाई है। पारसेक ये भी दूरी की ही इकाई है। ठीक है ना, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो यही सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ये सही है। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई ये भी सही है, और प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई ये भी सही है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो ये इसको बोलते हैं जल हायासिंथ पुष्प। ये एक पुष्प है जो कि बेल के रूप में बढ़ता है, और यह विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो कि तांबे से भी अच्छा है वो है चांदी। नंबर 1 पे चालकता में चांदी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अमीनो एसिड। देखिए, अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन, जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड के रूप में ही शरीर में संग्रहित रहती है। ठीक है, लेकिन मतलब होती अमीनो एसिड के रूप में शरीर में जाती है, लेकिन ये बॉडी में संग्रहित नहीं हो पाती। इसलिए जब भी आप देखते होंगे जो लोग जिम करते हैं या जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो एक्सरसाइज के तुरंत बाद प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन होता नहीं है, तो वो प्रोटीन सीधे काम करता है। और अगर बहुत देर बाद प्रोटीन लेंगे तो वो बॉडी में काम ही नहीं कर पाता। ठीक है ना, क्योंकि बॉडी में संचित नहीं हो पाता प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चित्र में देखिए ऊंचाई दे रखी है h1 जो कि किसी
जो वस्तु है उसकी ऊंचाई है, ठीक है ना, h1, ये है प्लस 2.5 सेंटीमीटर। कह रहा है तब प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 क्या होगी। देखिए ये रहा फोकस और ये रही फोकस दूरी, ठीक है ना, और ये रहा h1, ये जो वस्तु है, ठीक। तो फोकस दूरी और ये रहा इसका कहीं सी, इसका जो वक्रता केंद्र होता है वो यहाँ होगा। तो जब भी कोई वस्तु वक्रता केंद्र और f के बीच में होती है तो उसके लिए एक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। तो आप उस फार्मूले को एक बार देख लीजिए। देखिए फार्मूला था ये 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, ये वस्तु की पोजीशन को लेके, ये फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या है और ये वस्तु की दूरी है, ठीक है ना। तो लिखा है 1/f, फोकस की हमको पता नहीं है दूरी, और ये जो वस्तु की लंबाई दे रखी है वो रही 1.5। अब जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो जो आवर्धन क्षमता है यानी कि जो m है यानी कि जो h2 निकलेगा, देखिए माइनस v अपॉन यू इक्वल्स टू h2/h1 होता है। ये जो होती है ये वस्तु की ऊंचाई होती है और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। जब हम इसको इस वैल्यू को सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमको नेक्स्ट आखिरी में मिलेगा कि h2 इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। ये -5 क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो मेन वक्रता लाइन है, अगर वस्तु इसके प्रतिबिंब इसके नीचे की तरफ बन रहा है तो हम इसको माइनस में डिनोट करते हैं। तो अगर कोई वस्तु 1.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। उल्टा बन रहा है इसलिए इसकी जो लंबाई है वो माइनस में शो कर रहे हैं और बड़ा है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 9.5 मल्टीपल 0.0085 और मल्टीपल 18.9 अपॉन समथिंग का वर्गमूल क्या होगा। ठीक, कितना इजी क्वेश्चन है। पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़, तो हम इसका पॉइंट खत्म कर देंगे, इसका पॉइंट खत्म कर देंगे। यहाँ 1 पॉइंट के बाद 1 वैल्यू, वो पॉइंट 1 वैल्यू, इसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। अब देखिए, अब वैल्यू काटते हैं। 17 5 ज़ा 85, 21 9 ज़ा 189 एंड 19 5 ज़ा 95। अब देखिए, अब इनको सबको मल्टीपल कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 225। अब इसका वर्गमूल पूछ रहा है तो 225 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 15। ओके, नेक्स्ट, यदि बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का जो औसत टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार का एवरेज टेम्परेचर इतना है, इसका इतना है, तो कह रहा है शनिवार का भी टेम्परेचर इतना हो तो बुधवार का टेम्परेचर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, सारी वैल्यू लिखी हुई हैं, मैं बात कन्फर्म कर देता हूँ। देखिए, अगर सबका एवरेज जो है एक खास वैल्यू मान लो 23 दे रखा है, तो अगर इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे तो इन तीनों का जो है वो टोटल तापमान निकल आएगा। तो देखिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का जो टेम्परेचर है वो निकला है 66 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का जो कुल तापमान है वो निकला है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इनका एवरेज 26 था। अब देख लो, अब इस दोनों को घटा देंगे तो शनिवार माइनस बुधवार निकल आएगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और चूंकि बुधवार ही शनिवार के बराबर है, बुधवार बराबर है शनिवार माइनस 12। अरे इसी इक्वेशन से ले लीजिए ना, अगर शनिवार माइनस बुधवार बराबर 12 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बुधवार बराबर हो जाएगा शनिवार माइनस 12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये सब बुधवार की वैल्यूज़ आ जाएगी, वो आ जाएगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट, ए बी से 20% अधिक है और सी से 25% कम है और ए और सी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही होगा। तो देखो, अगर ए और बी, ए जो है वो बी से 20% अधिक है तो जस्ट एवरेज निकाल लीजिए आप। देखिए, ए इज टू जो बी होगा वो होगा 120:100, क्योंकि ये देखो इससे अधिक है तो इसका मतलब 6:5 है ना। चलो, अब कह रहा है कि जो सी से 25% कम है, बी से 20% अधिक है और ए से 20% कम है। चलो मैं इसको आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ सीधे ना, यहाँ पे जगह कम है टाइपिंग के लिए। अब देख लीजिए, कह रहा है कि जो परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू रखी हुई है, ए इज टू बी इक्वल टू 120/100, क्योंकि ये 20% ज़्यादा था इससे तो ये हो गया 6:5। कह रहा था कि ए 20% बी से 20% अधिक है जो सी से 25% कम है, यानी कि बी जो है वो सी से 25% कम है तो सी की वैल्यू आ जाएगी 75 और बी की जाएगी 75 और सी की जाएगी 100। इसका एवरेज आ जाएगा 3:4। ठीक है, अब हम इसका घटा देते हैं, घटा देंगे तो बी से बी खत्म हो जाएगा तो बचेगा ए इज टू सी इक्वल्स टू 6:5 मल्टीपल 3:4। आंसर इक्वल्स टू 9/10 और ए इज टू सी इक्वल्स टू 9/10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.9। ठीक है ना, 0.9। तो अब 0.9 और सी को यहाँ पहुँचा देंगे तो हो जाएगा ए इक्वल्स टू 0.9 सी। तो जो ये वैल्यू इसका जो आंसर पूछ रहा है, जिस तरीके से पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इक्वल्स टू 0.9 सी। चलो, दिए गए समीकरण में एक्स की वैल्यूज़ पूछ रहा है
तो x किलो निकाल लेते हैं। 23 का वर्गमूल 23 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट x इक्वल टू 625। अब देखिए इसका सोल्यूशन मैं आपको बहुत ही ईजिली शो कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये देख लीजिए। कह रहा है 23 का स्क्वायर, देखिए तो x इक्वल टू 625 माइनस इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 529, तो इस वैल्यू आ गई 96 और 96 का स्क्वायर होता है 9216। तो जो आंसर हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 9216। सी इज द राइट आंसर। एक भिन्न को 17/3 से जोड़ने पर 4 आता है, तो उक्त भिन्न क्या होगी। देखिए कह रहा है कि अगर 17/3 में मैं ऐसी इनमें से कोई ऐसी इक्वेशन जोड़ दूं जो कि 4 आ जाए, तो देखिए दोनों का जो भिन्न अंश और हर जो हर है वो बराबर है, और इसको मैं 17 - 5 कर दूं तो आ जाएगा 12/3, और 12/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो इसका आंसर इज -5/3। नेक्स्ट, जुगुत्सा किस रस का स्थायी भाव है। देखिए जुगुत्सा जो है ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है। मुख्यतः 9 रस होते हैं जिनके, और रसों का जो सर्वोच्च रस कहलाता है वो कहलाता है श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार, ठीक है, या उसको विप्लव श्रृंगार भी कहते हैं। हथेली पर सरसों उगाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आश्चर्यजनक काम करना। नेक्स्ट, हरिऔध का पूरा नाम क्या है। देखिए हरिऔध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्लास 12th में आपने एक इनकी रचना पढ़ी है जिसका नाम है प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास, जिसमें राधिका जी कृष्ण से अपने विरह के बारे में कुछ ना कुछ कह रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा इसमें रस पूछ रहा है कि इसमें रस बताइए। मेरा सब पुरुषार्थ पाको, ये पाको नहीं है, ये है थाको। मेरा सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति कटाबन बंधु बाहु बिन करो, यानी कि वो कह रहा है कि मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया है, अब विपत्ति को जो काटने वाले जो मेरे बंधु थे, जो मेरे मित्र थे, जो मेरे बाहु की तरह थे, उनके बिना मैं कैसे इनको काटूं। तो ये करुण रस का उदाहरण है, ठीक है, तो आंसर इज अ करुण रस, डी इज अ राइट आंसर। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए, तो इत्यादि संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि। देखिए इन दोनों में सेम ही ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आप कोई भी ए या बी मान लीजिए। एक्चुअली ये यण संधि है, ठीक है ना। संधि चार प्रकार की होती है, जिसमें से एक होती है, सबसे पहली होती है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और आयादि संधि, ठीक है ना। तो जो यण संधि है उसमें ये इत्यादि, जिसमें जब की संधि करने पर या, रा और अर जैसे शब्द आ जाएं संधि में, तो इसको यण संधि कहते हैं। जैसे कि इसमें आ रहा है इति प्लस आदि, ये मिलके आ रहा है या शब्द इसमें, तो ये बन गया यण संधि इत्यादि। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश का पैसेज, मैंने पहली पैसेज में भी आपको बताया था कि पैसेज के अगर 2 पैसेज भी आ रहे हैं तो उसके टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं 10, और हिंदी कह रहे हैं 5 क्वेश्चन, यानी कि 15। ये 15 क्वेश्चन आपके एक तरफा क्वेश्चन है, ये आपको 100% सॉल्व करने ही करने हैं, और 100% इसमें गेनिंग करनी है नंबरिंग, ठीक है, बिकॉज सेम टू सेम ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ठीक है। बस आपको पैराग्राफ में जाके उस पैराग्राफ पढ़ लेना है, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, देखिए इसका आंसर है, देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा है ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम वेल्स क्रिएचर्स ऑफ द सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेल, आंसर इज वेल, ठीक है, वी आंसर हो जाएगा। लिखा है वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, देखिए इस स्टेटमेंट में सेम टू सेम लिखा हुआ है, लिखा है ये लिखा है फॉर इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग, जो एनिमल ऑयल होता है वो जनरली कुकिंग के लिए यूज़ होता है, ओके, तो आंसर इज कुकिंग। लिखा है आर डैश आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एनिमल्स प्रोडक्ट्स एंड दी ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन सबसे मिलकर बनती हैं, जिसमें से क्या क्या लिखा है, परफ्यूम्स, कुकिंग मीडियम एंड कॉस्मेटिक्स एंड सोप। देखिए इस स्टेटमेंट में, इस पैराग्राफ में सीधे स्टेटमेंट दिया है सोप आर मेड्स फ्रॉम ईटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, तो इसका आंसर आ जाएगा सोप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। अब देखिए ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, यानी कि सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, कि दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंटेंस। तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड किसके बारे में बता रहा है कि जो ये वर्क है ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो किसी की विशेषता को बताए तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, ओके, तो आंसर इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ओके, अ नंबर ऑफ पीपल डैश टू वॉच द
लाइव प्रोग्राम एट लास्ट नाइट, ठीक है। तो गैदर्ड नो, हैज़ गैदर्ड नो, हैज़ बीन गैदर्ड नो, गैदर्ड। देखिए इसका मतलब हुआ कि द नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, टू वॉच द लाइव प्रोग्राम लास्ट नाइट, पिछली रात में एक प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा गैदर्ड। गैदर्ड इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट। 46, श्यामा कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता हैं, ओके। तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या संबंध है। देखिए अगर आपने जनरेशन वाइज ग्राफ बनाना सीख लिया तो इस आंसर को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी मैं इसको सॉल्व करना सिखा देता हूँ आपको, कैसे सॉल्व करना है। देखिए श्यामा कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता हैं, राजीव के पिता। देखिए तो ये रहा राजीव, तो राजीव के जो फादर हैं, राजीव के पिता के पिता, तो राजीव के फादर के जो फादर हैं ये मेरे पिता हैं। किसके? श्यामा के फादर हैं, यानी कि इधर श्यामा आ रही है ना, ये इसके फादर हैं श्यामा के। तो श्यामा की जनरेशन क्या हो गई? राजीव के फादर वाली। तो कह रहा है कि श्यामा का राजीव से क्या संबंध है। तो श्यामा जो है ये राजीव की बुआ कहलाई ना, यानी कि पिता की बहन। तो आंसर इज अ वी, पिता की बहन यानी बुआ। किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को SMRET लिखते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में CARROT को कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसका लॉजिक देख लेते हैं। आप देखिए इसको आप 3 ब्लॉक में डिवाइड कर दीजिए, ओके। MAS को लिख रखा है SAM, देखिए जस्ट उल्टा रखा है SAM, और TER को लिख रखा है RET। इसका मतलब हमको 2 ब्लॉक बना के उसको उल्टा कर देना है। इसका मतलब आएगा RAC और TOR, इसको उल्टा कर दिया TOR, इसको कर दिया RAC। तो RAC एंड TOR इज डी इज द राइट आंसर, ओके। लॉजिक बहुत कठिन होता नहीं है। रीजनिंग की एक मैं खास आपको बात बताता हूँ। अगर आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने पहला लॉजिक लगाया, आपका आंसर सॉल्व नहीं हुआ, आप उसमें तुरंत एक सर्किल लगाइए, ठीक है ना, और उस क्वेश्चन को छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ जाइए, जब तक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर लौट के आइए। और जब लौट के उस क्वेश्चन पर आइए तो बस एक बात याद रखनी है कि जो लॉजिक लगा के गए हैं यहाँ से, उस लॉजिक को रिपीट नहीं करना है। बस आप दूसरा लॉजिक ढूंढिए, फिर आपको मिल जाएगा। आप बहुत खींच के 2 या 3 लॉजिक आपको ढूंढने पड़ेंगे, और प्रैक्टिस वाइज आप एक चीज़ देखेंगे कि कुछ खास लॉजिक हैं जो बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे कि ये अभी ये बर्ड प्ले वाला लॉजिक हो गया कि आधे को काट के उल्टा कर दो। कभी कभी क्या होगा कि हर नंबर पे +1 कर रहे होंगे, तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ आती रहती हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सीखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अब देखिए कथन और वक्तव्य दे रखे हैं। इसमें क्या है ना, अगर आपने पाई चार्ट बनाना सीख लिया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। लिखा है कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं, ओके, लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, ओके। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है। लिखा है सभी गूदेदार पौधे कैक्टस होते हैं, नहीं, इसमें लिखा था कि सिर्फ कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं और इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। तो हम सभी गूदेदार पौधों को तो कैक्टस नहीं कह सकते, तो स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब ये निष्कर्ष गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है कि कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। देखो कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं और इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, ये तो निष्कर्ष निकल रहा है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 2 सही है, ओके। तो केवल निष्कर्ष 2 निकल रहा है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा है प्रश्नों में दिए गए संबंधों के साथ शब्दों और अक्षरों का कनेक्शन जोड़िए। देखिए लिखा है छत्ता और मधुमक्खी। देखिए मधुमक्खी जिस घर में रहती है उसे क्या कहते हैं? छत्ता। ऊंचा नीड़, ऊंचे नीड़ मतलब होता है पेड़। ऊंचे पेड़ पे कौन रहता है? कबूतर, चिड़िया, तोता या गरुड़। गरुड़ यानी कि चील, चील का एक ऊंची ब्रांच है गरुड़। तो जो सबसे ऊंचे पेड़ पे गरुड़ रहते हैं, क्योंकि गरुड़ बहुत बड़ा पक्षी होता है। तो इसका आंसर इज तो राइट आंसर इज सी, गरुड़। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी से अधिक किंतु सी से कम अंक प्राप्त करता है। देखिए सिर्फ ग्राफ बनाना है, लेस देन मोर देन के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है ना। देखना कितनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखिएगा इसको। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाए। चलिए ए जो है वो बी से अधिक है। देखिए ए जो है ये बी से अधिक है, यानी कि ए इज़ ग्रेटर देन बी किंतु सी से कम है, ओके। यानी कि जो ए की वैल्यू है, और थोड़ा दूर लिखता हूँ, यानी कि सी से कम है, यानी कि ए इज़ लेस देन सी एंड ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए बी से अधिक है और सी से कम है। ठीक है, डी जो है वो ई से कम है किंतु ए से अधिक है। देखो जो डी की वैल्यू है वो ई से कम है, यानी कि डी इज़ लेस देन ई, ठीक है, किंतु ए से अधिक है और ए से अधिक है। ठीक है, यदि सी डी से कम अंक प्राप्त करता है, और देखो और क्या रखा है कि सी इज़ लेस देन डी, इतनी उड़े रखी हैं,
तो बताइए ABCD में सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है। अब मैं सिर्फ सीक्वेंस लगाता हूँ, बस आप गौर से देखते रहिएगा। लिखा है C इज ग्रेटर देन A। देखिए अगर C ग्रेटर देन A है तो जाहिर सी बात है तो D से बड़ा होगा, क्योंकि A से बड़ा D है। देखो सेट कर देते हैं पूरा इनको सबको ना, एक तरफा चिन्ह लगा के लगा, जैसे इसका सबका इस तरफ है, इसका सबका इस तरफ है, ऐसे सेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो C बड़ा है A से और A बड़ा है B से, ठीक है, और C बड़ा है D से, यानी कि जो D की वैल्यू है वो यहीं कहीं होगी। और देखो A जो है वो D से छोटा है, A जो है वो D से छोटा है, D से छोटी आ रही है, A की वैल्यू D से छोटी आ रही है, तो A की वैल्यू D से छोटी आ रही है, तो यानी कि ये C के पास है, यहाँ कहीं है, ठीक है। और E से भी छोटा है D, यानी कि सबसे बड़ा कौन है E। तो कह रहा है कि सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त कर रहा है। देखो तो सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है E। C से छोटा है D, तो D यहाँ कहीं आ गया, और A से और D से भी बड़ा है E, और D से बड़ा है E, और D से छोटा था C, तो C से बड़ा हो गया D, और D से बड़ा है E, यानी कि सबसे बड़ा क्या हो गया E। तो इस राइट आंसर इज E। इसरो ने किसका अध्ययन करने के लिए साइडिंग रॉकेट RH560 लॉन्च किया है। तो देखिए ये न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनेमिक्स के लिए दोनों को रिसर्च करने के लिए भेजा गया है। इसका आंसर इस हो जाएगा A एंड B। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य संगठन नामक संगठन को दिया गया। शांति अवार्ड प्राप्त करने वाला यह कौन सा नंबर का संगठन है। तो देखिए ये एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको तो लर्न करना पड़ेगा। तो जो 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया ये था विश्व खाद्य कार्यक्रम, और ये जो था ये 28वीं संस्था थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021 में किस संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति में के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो भारत की तरफ से चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, थोड़ा टाइपिंग बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है, इसके कारण थोड़ा दिक्कत हो गई, पर आप देख लीजिए ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जब जम्मू कश्मीर गठित किया गया था एज ए यूनियन टेरिटरी, तब उसके उपराज्यपाल बनाए गए थे, और ये इस समय भारत के क्या यानी कि कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है ना। तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देशभक्ति बजट के नाम से 69,000 करोड़ रुपए का बजट किसने पेश किया है। तो ये दिल्ली की गवर्नमेंट ने पेश किया है। ओके, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के तीसरे मंडल में किन जिलों को शामिल किया गया है। ये लिखा है मंडल, ठीक है। तो तीसरे मंडल में किन किन को शामिल किया गया है। चंदौली, रुद्रप्रयाग, कर्णेश्वर और अल्मोड़ा, ठीक है। इस सारे के सारे जिलों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर इज उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलसन सरकोजी को 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। तो यह हैं फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात UAE में संपन्न किया गया है। ओके, डेजर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी। ये इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। महिला दिवस 2021, ठीक है ना, 8 तारीख को मनाते हैं, 8 अप्रैल को। तो विमेंस इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। तो ये जो लोगो है यानी कि 2021 की थीम थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। रामायण का इंसाइक्लोपीडिया किसको द्वारा तैयार किया गया है। तो रामायण का इंसाइक्लोपीडिया जो है ये अयोध्या रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है या तैयार किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगा था। तो देखिए सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 ये जयपुर में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशियन दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनका एसोसिएशन आसियान कहलाता है, और आसियान में भारत नहीं है। इस आसियान में 10 कंट्रियाँ आती हैं जिनमें लाओस, मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया जैसी कंट्रियाँ शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है। तो गरीबों की जो कथकली है वो ओटन तुल्य को कहा जाता है। ओके, ओटन तुल्य को। अब देखिए भारत में दक्षिण भारत को मिला दिया जाए और उत्तर भारत को मिला दिया जाए तो मुख्य जो शास्त्रीय नृत्य हैं उन्हें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी देख लीजिए। देखिए ये रहा केरल में कुचिकली होता है, और ये रहा केरल में होता है कुचिकली, तमिलनाडु में होता है भरतनाट्यम, कर्नाटक में होता है मोहिनी अट्टम, और आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी, ठीक है, यहाँ कुचिपुड़ी होती है। और जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर होता है कथक, ठीक है ना। जो बिरजू महाराज हैं ये कथक के प्रणेता हैं, या कथक इन्होंने बहुत आगे कथक बढ़ाया है। तो ये सारे ये जो 4 यहाँ के और एक अपने यहाँ का, तो जो 5 आसन है पेपर में बहुत पूछता है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होते हैं ये, ठीक है ना। तो गरीबों कथक के लिए किसे कहते हैं, ओटन तुल्य को कहते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक है अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है, तो ये हैं NR नारायण मूर्ति। अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग सबको पता होता है, ये फुटबॉल से, तो संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट, चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए 2 साल से कोविड-19 की बहुत ज़्यादा महामारी चल रही है और कोविड से संबंधित जितनी भी इस समय समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, इसमें चिकित्सक दिवस, रेड क्रॉस दिवस, ये सब बहुत चर्चा के विषय बने हुए हैं। इसलिए अगर चिकित्सक से संबंधित कोई डेट आती है तो आपको लर्न होनी चाहिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट डेट है वो। तो चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 11 जुलाई क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस या विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए वाचस्पति पुरस्कार जो है वो संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। देखिए जैसे अभी संस्कृत से जो लोग PhD करते हैं ना, उनको पंडित की उपाधि मिलती है, तो वो लोग अपने नाम के पहले पंडित लगा लेते हैं। जैसे जो जनरली अदर सब्जेक्ट से PhD करते हैं उनको डॉक्टर की उपाधि मिलती है, डॉक्टरेट की उपाधि, ठीक है। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की उपाधि देती है, ऐसे ही तो पहले जब संस्कृत से लोग PhD करते थे तो उनको वाचस्पति उपाधि मिलती थी, तो उसी से वाचस्पति पुरस्कार बना दिया गया, ठीक। चलो, प्रदूषण में सूचकांक SPN का पूर्ण रूप क्या है, तो SPN का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। ये सस्पेंडेड पार्टिकल कौन से सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, जो उद्योग से या मोटर वाहनों से जो पार्टिकल सस्पेंडेड यानी कि निकलते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं, उनको सस्पेंडेड पार्टिकल कहते हैं, जो कि SPM कहलाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण क्वेश्चन है ये। लिखा है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1974 कहाँ हुआ था, तो देखिए 1974 का जो मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था ये स्टॉकहोम में हुआ था सॉरी। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है, तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, याद रखिएगा। आंग सांग सूकी कहाँ की मूल निवासी हैं, तो आंग सांग सूकी जो है वो म्यांमार की न केवल मूल निवासी हैं बल्कि वहाँ की जो प्रचलित सदन है उसके प्रमुख नेता भी हैं, और अभी वहाँ पे सेना ने कार्रवाई करके सेना की सत्ता को गिरा के और सैनिक शासन लगा दिया है, ठीक है। चलिए, एक यहाँ पर गद्यांश दिया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गद्यांश का एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि सेम टू सेम गद्यांश का आंसर इस स्टेटमेंट में ही दिया होता है, तो बस आपको गौर से पढ़ना है, उसके आंसर देने हैं। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लीजिए, ठीक है, मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना। और जो 2-4 आंसर सामने सामने लिखे हुए हैं उनके आंसर भी आपको सीधे बता दूंगा कि देखिए आपको सीधे स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए उपयुक्त गद्यांश का संबंध किससे है, तो ये आत्मकथा से है। आत्मकथा का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने दिनचर्या के बारे में या दिनचर्या में जो खास व्यक्ति जीवन में आते हैं उनके बारे में जब कोई चीज़ लिख रहा होता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं। तो ये आत्मकथा के बारे में है। परिचित सज्जन की आदत क्या बन गई है, तो उनकी आदत ये बन गई कि वो दफ्तर के बाद सीधे लेखक के यहाँ घर पहुँच जाते हैं चाय पीने के लिए, टाइम पास करने के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिचित सज्जन का लेखक के दफ्तर पहुँचने का मुख्य उद्देश्य क्या था, उनका था कि अपना मन बहलाना। अब टाइम पास करने कुछ लोग आ जाते हैं जो अपने काम को हल्के में लेते हैं, वो आ जाते हैं टाइम पास करने, तो ऐसे ही उनका लेखक का मित्र है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जिम्मेदार व्यक्ति चिंता को किस रूप में लेता है, तो जिम्मेदार व्यक्ति जो चिंता को कर्तव्य के रूप में अपनाता है। जब ऑफिस में कोई वर्क होता है तो हम उसको अपनी चिंता के रूप में नहीं लेते, अपने कर्तव्य के रूप में लेते हैं, और जब चिंता कर्तव्य के रूप में होती है इसका मतलब कि आप कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं, ठीक है। और यही चीज़ हमको प्रशासन और परीक्षाएं सिखाती हैं। उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक पाठकों को क्या बताना चाहता है, वो बताना चाहता है कि चिंता को कर्तव्य के रूप में अपनाने की सलाह देता है कि अगर चिंता को आप कर्तव्य के रूप में लेंगे तो आप चिंता का दुष्प्रभाव से बचने के बजाय अपने कर्म को बहुत बेहतर कर जाएंगे, और आपका जो लेवल होगा समाज में या आपकी पोस्ट पे वो बेहतर होता चला जाएगा हमेशा, और समाज में आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। दूसरा, ये कार्ल मार्क्स के बारे में एक स्टेटमेंट दे रखा है। देखिए क्वेश्चन एकदम ईजी दे रखे हैं, बस मैं आपको क्वेश्चन दिखाता जाऊँगा और आप सॉल्व करते जाइए, ओके। सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। देखिए लिखा है कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रथम कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स जो हैं एक दार्शनिक हैं, तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का दार्शनिक कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये होगा दार्शनिक, आंसर इज दार्शनिक। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद तथा साम्यवाद को क्या प्रदान किया, तो उन्होंने इसको एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, क्योंकि उसको वैज्ञानिकली उन्होंने प्रूव करके दिखाया। तीसरा, कार्ल मार्क्स ने
वे भी साधन संजोए जिनकी सहायता से डैश 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 की स्थापना तथा उसका प्रयोग किया जा सकता था। तो ये था व्यवहारिक साम्यवाद का स्थापना और उसका प्रयोग। वैज्ञानिक साम्यवाद क्या है आखिर? वैज्ञानिक समाजवाद का मतलब इतिहास के स्वाभाविक विकास क्रम में निहित होने के कारण उनका क्रियान्वित होना अवश्यंभावी है। ये स्टेटमेंट सीधा इसमें दिया हुआ है, आप पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पूंजीवाद से क्या होगा? पूंजीवाद जो है ये वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है। पूंजीवाद वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है कार्ल मार्क्स के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, अब पाई चार्ट के क्वेश्चन आ गए। पाई चार्ट के लगभग आपके पेपर में हो सकता है 10 क्वेश्चन आ जाए। अगर 2 पाई चार्ट आ गया तो 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज में लगभग 20 क्वेश्चन पाई चार्ट के दे रखे हैं अलग अलग प्रकार से, चाहे बाय डायग्राम के, वेन डायग्राम के और ये ऐसे पाई चार्ट के। तो जनरली आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आ जाएंगे और इनको तो आपको करके ही आना है, छोड़ना भी नहीं है। परसेंटेज क्वेश्चन है, प्लस माइनस क्वेश्चन है, तो इनको करना है और टाइम देना है एक्चुअली, ठीक है। चलिए, दिया है, अब देखो क्या है कि अलग एक व्यक्ति की कुछ आय है, उसको किस तरीके से खर्च करता है, ये वेन डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये अपने देखिए पाई चार्ट में। तो क्या है कि परिवहन में 5% खर्च करता है, शिक्षा में 12%, आवास में 15%, वस्त्र में 10%, भोजन में और बचत में इतने पैसे खर्च करता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि वर्ष 2000 में टोटल 2000 सन 2000 के लिए ये पूरा ग्राफ दिया गया है, तो अब इस वर्ष की टेंशन मत लीजिए, बस फैक्ट की टेंशन लीजिए आप, ठीक है। देखा है 2000 में पारिवारिक कुल आय इतने 1.5 लाख रुपए थी, ठीक है। तो आवास तथा परिवहन पर किए गए व्ययों का अंतर क्या है? तो देखिए, आवास पे खर्च किए गए लगभग 15% और परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया गया 5%। दोनों का डिफरेंस कितना है? 10%। तो 1.5 लाख का 10% कितना हो गया? 15,000। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के सिवाय सर्वाधिक व्यय किया गया? तो अब देख लीजिए, भोजन पे किया गया कितना? 23%। इसके अलावा हाईएस्ट पे 20% अन्न पे, यानी कि अन्न पे किया गया। अन्न मतलब और भी चीज़ें होती हैं, बिजली हो गई, सुरक्षा हो गया, घर की मेंटेनेंस हो गई, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्न, ठीक है। परिवार की बचत किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है? देखिए, उसमें जब ग्राफ देखेंगे तो आप समझेंगे कि हाउस होल्ड यानी कि आवास पे और सेविंग यानी कि बचत पे, दोनों में 15% की बचत की गई है। तो इसमें किसकी दे रखी है? व्यय की दे रखी है, ठीक है। तो व्यय के बाद क्या होगी? सेविंग। सेविंग मतलब और सेविंग और हाउस होल्ड यानी कि आवास, तो बी। वस्त्र, बच्चों की शिक्षा तथा परिवहन पर किए गए कुल व्यय की परसेंटेज कितनी है? देखिए कितना ईजी है, वस्त्र पे, शिक्षा पे और परिवहन पे, ठीक है। देखिए, वस्त्र, शिक्षा और परिवहन, तो वस्त्र, शिक्षा और परिवहन, वस्त्र तो वस्त्र पे है 10%, शिक्षा पे है 12% यानी कि 22% और परिवहन पे 5% यानी 27%, ठीक है। तो 27% जो है वो टोटल खर्च किया गया इन तीनों चीज़ों पर। आंसर इज 27%, ओके। देख लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2010 में 1.5 लाख रुपए की इनकम रही, तो शिक्षा पे और भोजन पे कुल कितना व्यय हुआ? तो देखिए, मैंने अलग अलग से मैंने परसेंटेज लिख दिया है। एजुकेशन पे उसने 12% खर्च किया और जो भोजन है यानी कि फैसिलिटीज़ वगैरह हैं उस पर 23% खर्च किया। तो 23% का मतलब टोटल कितना हो गया? 35%। अब देखिए, 1.5 लाख का 35% निकालना है, ठीक है। तो 1.5 लाख का 10% कितना हो गया? 15,000। अब 15,000 30% निकालो, तो 15 तियाँ 45, 45,000 और 15 का आधा कितना हो गया? 7,000। तो 45 और 7 कितना हो गया? 52 और 52,500। तो इसका आंसर आ जाएगा 52,500, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी ग्राफ ऑफ क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें क्या है कि एक कंपनी है, वो कर क्या रही है, एक खास टाइम पे कुछ चीज़ें खरीद रही है, उस पर निवेश कर रही है, फिर उनको बेच रही है और बेचने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उनको सामने लिखा हुआ है। अब बस क्वेश्चन पूछता जाएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखाता जाऊँगा, ठीक है, ताकि आप क्लियरली समझ सकें। लिखा है दी गई अवधि में, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। चलिए, लिखा है दी गई अवधि के दौरान असंसाधित सामग्री में निवेश की गई औसत राशि और इस अवधि के दौरान संसाधित माल की बिक्री के मूल्य के और मूल्य के बीच अंतर क्या था? देखिए, आराम से आप पाई चार्ट को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे तो कागज़ में जनरली तरीके से बना लीजिए, ठीक है। फिर इसको आंसर सॉल्व करेंगे, बड़ा ईजिली समझ में आएगा आपको, ठीक। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ, अब मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ क्वेश्चन आपको। देखिए, करना क्या है, आपको सारे साइड जितनी वैल्यूज रखी हैं निवेश की और बिक्री की, उनको एवरेज निकाल लेना है। एवरेज का मतलब होता है सबका टोटल ऐड करो और जितनी वैल्यू ऐड की उससे डिवाइड कर दो। तो 6 वैल्यू ऐड की, 6 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 332.5 लाख, ठीक है। और आज संसाधित माल की जो बिक्री आ रही है उसका भेज आ रहा है 410 लाख रुपए। उन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा था, तो 410 में आप 332.5 घटा देंगे तो 77.5 लाख आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 77.5 लाख, 77.5 लाख, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कह रहा है कौन से वर्ष में असंसाधित सामग्री पर निवेश किए हुए मूल्य में प्रतिशत परसेंटेज या प्रतिशत परिवर्तन संसाधित माल की बिक्री के मूल्य के समान ही है। मतलब सिर्फ इतना कह रहा है कि जो चेंज हो रहा है किसी खास साल में वो परसेंटेज उसका बराबर आ रहा है। ठीक है, अब देखो आप चेंज देख लो कितना ईजी चेंज है। तो अभी वो बता रहा है क्वेश्चन में कि 1997 में असंसाधित सामग्री पर जो निवेश हुआ है वो इतना हुआ 375 225 से बढ़कर 375 हो गया। तो उसका चेंज निकाला तो आ गया 66.66%। और 1997 में ही जो बिक्री देखी गई तो वो 300 से बढ़ के 500 हो गई। इसका भी चेंज कितना आ गया 66%। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 1997। ठीक है, चलो 1997 इसका आंसर आ गया ये वाला 1997। तो आंसर इज बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1999 में संसाधित माल की बिक्री का मूल्य वर्ष 97, 98 और 99 में असंसाधित सामग्री के निवेश की गई राशि के कुल योग का लगभग कितने परसेंट है। देखो इसके निवेश का इसका परसेंटेज निकाल देना है। देखो कितना आसानी से निकल गया होगा। तो इन्होंने किया क्या, सिर्फ 97, 98, 99 की सामग्री जोड़ी। तो अब देखिए ये रहा परसेंटेज एक साल का 600 और 3 साल का जोड़ के 100 से मल्टीपल कर दिया। तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा लगभग 49%। ठीक है, बिकॉज डेसिमल में उसका आंसर दे नहीं रखा था इसलिए हमको 49% सीधा वैल्यू लानी पड़ गई। तो इसका आंसर आ जाएगा डी इज़ अ 49%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 97, 98, 99 में असंसाधित माल की निवेश का मूल्य इतने इतने में बिक्री का मूल्य में क्या अंतर है। यहाँ 3 साल का मूल्य दे रखा है, यहाँ 2 साल का मूल्य दे रखा है, यहाँ असंसाधित दे रखा है, यहाँ संसाधित दे रखा है। बस मल्टीपल करना है और परसेंटेज निकाल देना है और अगर एवरेज पूछे तो एवरेज निकाल देना है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब देख लो दे रखा है देखिए तीनों साल, ये वाला आंसर है। तीनों साल का जो एवरेज निकाला 410 आ गया। फिर असंसाधित माल का निकाला हुआ है और ये संसाधित माल की जब बिक्री का निकाला तो 2 साल का निकाला 97 और 99 का, तो 550 आ गया। इन दोनों घटा के निकाला 140 आंसर आ गया वेस्ट अंतर। ठीक है ना, कह रहा था एवरेज का अंतर कितना है, तो एवरेज का अंतर कितना आ रहा है 140। ठीक है, देखिए जगह थोड़ी छोटी है, अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठूंगा तो शायद इतनी स्पेस में कर नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, तो आप एकदम परफेक्ट उसका आंसर है आपके पास। आप दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ देखिए दोनों को, गैलरी में पहुंच जाएगा, आराम से कर लीजिए, आप गैलरी में भी पहुंच जाएगा। ठीक है, रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवाइज करने बैठेंगे रिवाइज जरूर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, चलिए तो इसका आ गया एवरेज 49%। ठीक है, और उसका आंसर इतना आ रहा था, लेकिन आ रहा था 199 में असंसाधित माल की निवेश की मूल्य तथा संसाधित माल की बिक्री का योग दोनों का बताना है। तो 99 में दोनों का इनका योग कर दीजिए, आंसर कोई ना कुछ आ जाएगा आपका। अब 91 से 95 देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, 3 IT कंपनियां हैं, इतने छात्र उसमें अप्लाई करते हैं और इतने छात्र इतना खास परसेंटेज नंबर पाते हैं। ठीक है, उसी के बेस पे आंसर पूछ रहा है। कह रहा है कंपनी 3 जो है वो कॉलेज पी में, ये कॉलेज दे रखे हैं पी से लिए गए कंपनी 1 द्वारा कॉलेज क्यू से लिए गए छात्रों का संख्याओं का अंतर कितना है। देखो कॉलेज इतने छात्र लिए 1800, ठीक है, पी से लिए 24%, इससे लिए 32%, इसलिए 28% आर कॉलेज से। तो बस इतना है कि आप कॉलेज जाना है, इसका 24% निकालना पड़ेगा। तो जब पी कंपनी नंबर 3 जो है वो पी से कितने 32% ले रही है, तो 32% निकाल लीजिए इसका। ठीक है, और क्यू जो है क्यू छात्रों का अंतर, और पहली कंपनी क्यू से कितना ले रही है 32%, तो 1500 का 32% और 1800 का 32%, जाहिर सी बात 1800 का 32% ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो इसके 32% से इसका 32% घटा देंगे, जो आंसर आ जाएगा इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है मैं दिखा देता हूँ आपको, सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, तो कंपनी 3 पी से छात्र कितने ले रही है 480, और पहली कंपनी क्यू से कितनी ले रही है 576। 576 में 480 कितना आ गया 96 आंसर। तो राइट आंसर इज 96। राइट आंसर इज 96 इधर, राइट आंसर इज 96 इज 96 राइट आंसर। कंपनी 2 कॉलेज पी आर और एस से लिए गए छात्रों की कुल संख्या कितनी है, बस परसेंटेज निकाल लीजिए, ऐड कर दीजिए। इसका भी सोल्यूशन देख लीजिए आप 92। ठीक है, देखिए 92 क्या कर रही है, दोनों का परसेंटेज निकाला और उनको ऐड कर दिया, देखा कितना है 1680। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी 2 और 3 कॉलेज आर से लिए गए छात्रों की संख्या का अंतर क्या है। फिर वही चीज़, कम ये रही आर, 2 ने लिया 28%, इसने लिया 25%, 1800 का 28%, इसका ले लो 25%, जो वैल्यू बढ़े उनका अंतर निकाल दीजिए।
ठीक है, और ये आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है आपका 92 का 95 का, इसका आ गया 600, ये आ गया 375, इनका अंतर निकला 225 अंतर आ गया। ठीक है, तो आंसर इज 225। तो आंसर इज 225 ए। कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज पी से तीनों कंपनियों में कुल कितने अधिक छात्र लिए हैं। अब देखो, अब सिर्फ एस और सिर्फ पी के बीच में बात कर रहा है, तो आप क्या करो, सिर्फ एस के जोड़ लो, सिर्फ पी के जोड़ लो, कितने हाईएस्ट नंबर आए हैं उनका आप एडिंग निकाल दो, देखो। ठीक है, तो अब क्या है, कॉलेज ऐसे कुल छात्र कितने हैं, सबको मल्टीपल निकाला, सब किससे कितना लिया, तो जो फाइनल आंसर आ गया इसका वो आ गया 1063, और इसे कितने आ रहे हैं फाइनल 1558, अंतर कितना आ गया 495। तो आंसर इज 495 ए आंसर। आईटी कंपनी 1-2, इसको भी डिस्कशन देख लीजिएगा, और ये रहा 95 का आंसर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेक कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपको बस मेथड पता होना चाहिए कि किसी भी ग्राफ को देख के सॉल्व कैसे करना है, बाकी मैथकली परसेंटेज निकालना है, एवरेज निकालना तो आपको आता ही है, बस आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, तो वो समझ आप लीजिए। दिया है 8 से 9 के महीनों में म्यूचुअल फंड कंपनी की विभिन्न योग्यताओं का शुल्क का नाम दे रखा है। अब देखिए, समझिए बात क्या है। एक कंपनी है, अलग अलग महीनों में इस बॉन्ड पे पैसा लगा रही है, ठीक है ना। तो अब कंपनी कैसे कैसे उस पैसे को बढ़ा पा रही है, घटा पा रही है, बस इतना ही देखना है। ठीक है, कह रहा है कि किस प्रकार की योजना में, ये अलग अलग योजना दे रखी है, ABC योजना है, ये कंपनी है अलग अलग महीने में पैसे लगा रही है योजनाओं पे। ठीक है, किस योजना में वर्ष के दौरान निरंतर ह्रास देखा जा रहा है। अब आप ही देख लीजिए, आंसर देख लीजिए, अलग दिख रहा है। 290 से 150 आए, 150 से 125 आए, 125 से 115 आए, 1500 से 40, लगातार ह्रास हो रहा है ना, तो आंसर डी सीधे दिख रहा है। आपको देखना चाहिए क्वेश्चन को, समझिए कह रहा है। लिखा है दिसंबर और फरवरी के बीच योजना ए के शुल्क में क्या अंतर है। दिसंबर, ये रहा दिसंबर, और ये रहा जनवरी, इसके बीच में कंपनी ए, ये रही कंपनी ए, इसके बीच में अंतर कितना है, 160 से 80 के बीच कितना अंतर है, 80 का अंतर है, तो लो 80 करोड़ का अंतर है, खत्म। सारी वैल्यू करोड़ में दे रखी है, बस इतना अंतर है। ठीक है, अब फिर से दे रखा है, ग्राफ देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से किस महीने में बी और सी योजनाओं का कुल शुल्क फरवरी के बी योजना के कुल शुल्क के बराबर है। अब देखो, आपको वैल्यू निकालनी है, पुट करनी है, कुल शुल्क का अंतर देख लीजिए, हल्का सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कह रहा है BOC, आप उसको मैं आउटपुट दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, देख लीजिए 98 देखा है। कह रहा है फरवरी 2009 में बी का योजना का शुल्क कितना था, 150 करोड़। ठीक है, ठीक है। दिसंबर 2008 में बी प्लस सी का कितना था, 150 करोड़। लो, यानी कि फरवरी 2009 और दिसंबर 2008 में ये टोटल 150 करोड़ का बन रहा है, यानी कि 2009 के योजना शुल्क 2008 के योजना शुल्क के बराबर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, 150 करोड़ दिसंबर 2008। ठीक है, आंसर इज ए दिसंबर 2008। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि योजना के शुल्क को लोकप्रियता का मानदंड माना जाए तो किस योजना का महीना दर महीना सबसे लोकप्रिय माना जा सकता है। देखिए, लोकप्रियता का मतलब ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमको दे पा रहा हो। देखिए, एक का कुल शुल्क कितना है, इतना, तो सबका कुल शुल्क दे रखा है। अब देखो, लोकप्रियता की दृष्टि देखा जाए तो हाईएस्ट निवेश किस पे किया गया है, ई पे किया गया है ना, इसका मतलब है हाईएस्ट लोकप्रिय कौन सा है, 1120। आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में 3 कंपनी के शेयर चल रहे हैं, टाटा के चल रहे हैं, अंबानी के, टाटा के चल रहे हैं, और ITC कंपनी चल रहे हैं, ICICI बैंक के चल रहे हैं। तो अगर हाईएस्ट टाटा, अगर ब्रांड की जो वैल्यू है वो टाटा की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि टाटा की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा उसमें लगा हुआ है। मार्केट प्राइस देखा जाता है कि मार्केट में कितना पैसा उसने ले रखा है मार्केट से, तो वैल्यूज़ कितनी हाई होती है। तो अगर 1120 करोड़ रुपये, यानी कि ई जो है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिए कि दिसंबर 2008 के योजना सी और फरवरी 9 में डी का कितना परसेंटेज। देखो, दिसंबर में जो डी है ये लगभग 40% लगा रहा है, 40 करोड़ लगा रहा है, और डी भी लगा रहा है 40%। ठीक है, 40 करोड़, तो अब इन दोनों का बराबर ही है, 40 मतलब जितना 40 करोड़ ही है, 40 करोड़ ही है, तो 40 करोड़ कितना है, 100% बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो देखिए दोस्तों, अब क्या ये तो टेस्ट पेपर ठीक हो गया। टेस्ट पेपर नंबर 2, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको हेल्पफुल हो रही है, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी कोई समस्या अगर आपको आ रही है पेपर संबंधित, नीचे कमेंट करिए, उसका जवाब हम आपको तुरंत पहुँचाएंगे। ठीक है, इसकी PDF मिल जाएगी, आंसर की भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, और इसके दूसरे टेस्ट सीरीज भी, टेस्ट नंबर 1, 3, 4 भी हमने अपलोड कर दी हैं। आप चैनल पे जाइए, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर दूसरे टेस्ट पेपर भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।